नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आज एक मजेदार खबर से बात शुरू करता हूं। हुसैन फयाद, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमास के कमांडर हैं, हमास के लीडर हैं। 23 मई की यह खबर आप देख रहे होंगे। 23 मई 2024, 23 ऑफ मई 2024। इस दिन इजराइल ने घोषित कर दिया, आईडीएफ ने घोषित कर दिया, बाकायदा आईडीएफ ने लिख दिया कि हुसैन फयाद को मारा जा चुका है। हुसैन फयाद मारे जा चुके हैं, यह खबर आ गई और दुनिया भर की गोदी मीडिया ने यह खबर चला दी। उस समय भी इस खबर पर सवाल उठाया गया था, हम लोगों ने भी सवाल उठाया था। और फाइनली हुआ यह कि अभी 2-3 दिन पहले हुसैन फयाद की एक वीडियो नजर आई, जिस वीडियो में वो लोगों से आराम से बात कर रहे हैं। मारा जाना छोड़ दीजिए, कहीं कोई चोट भी दिखाई नहीं दी, बिल्कुल नॉर्मल हुसैन फयाद बात कर रहे थे। अब इजराइल के अखबार इस बात को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट आप देख रहे होंगे, इसकी एनालिसिस हो रही है कि आखिर हुसैन फयाद के मौत की झूठी खबर कैसे चली, कैसे कंफ्यूजन हुआ आईडीएफ को कि हुसैन फयाद मारा गया है कि नहीं मारा गया है। भाई साहब, आप लोग ज्ञान देना बंद कर दीजिए। दुनिया जानती है कि इजराइल साइकोलॉजिकल वार चलाता है। दुनिया जानती है कि इजराइल एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें लगे कि वो जीत रहा है, और यही साइकिल चलाने के लिए, यही सारा का सारा साइकोलॉजिकल तमाशा चलाने के लिए न केवल हुसैन फयाद बल्कि हमास के कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिनके बारे में अफवाह फैलाई गई। अबू उबैदा आपको याद होंगे, और भी बहुत सारे नाम आपको याद होंगे, जिनके बारे में अफवाह चलाई गई कि उनको मार दिया गया और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल सेफ हैं, कहीं मारे नहीं गए हैं। तो यह खबर मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पहली बार इजराइल के अखबारों ने यह माना है कि आईडीएफ ने, यानी उनकी आर्मी ने, उनकी सरकार ने झूठे दावे किए हैं। और इसके साथ साथ इजराइल के अखबार अब यह भी मानना शुरू कर रहे हैं कि हमास का पूरा कंट्रोल बना हुआ है गजा में। सबसे जरूरी जो चीज थी वो थी इमदाद, और हो यह रहा था कि एक तो जहां जरूरत थी कि 400-500 ट्रक आए, वहां बमुश्किल 4-5 ट्रकों को अलाउ किया जा रहा था, और उन ट्रकों में भी जो इमदाद आ रही थी उसको लूट लिया जा रहा था। बहुत डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं। अब आप देखिए, जो ही इजराइल की आर्मी वहां से हटती है, उसके हाथ से कंट्रोल जाता है। हमास जो ही कंट्रोल में आता है, त्यों ही ट्रकों की लूट खत्म हो जाती है। 5 ट्रक जब माल आ रहा था तो लूट जा रहा था, अब 600, 700, 800, 900 ट्रक तक रोज माल जा रहा है, इमदाद जा रही है, और जरा भी लूट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो लूट कर रहे थे, इजराइल उनको छूट दे रहा था लूट करने की। इजराइल चाहता नहीं था इमदाद पहुंचे, और हमास के आने के बाद उनकी चल नहीं रही है, वो चाह के भी लूट नहीं पा रहे हैं। तो इजराइल के अखबारों को लिखना पड़ रहा है कि हमास अब भी वहां पे कंट्रोल में है और उसकी ताकत कहीं से कम नहीं हुई है। इस बीच में ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, मैं जेनिन पे आऊंगा, लेबनान पे आऊंगा, सीरिया में भी ये घटना हुई है, ये सारी बात करूंगा। लेकिन ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसको समझना वाकई बेहद मुश्किल है। एक स्टेप ट्रंप ऐसा उठाते हैं जिससे लगता है कि बिल्कुल इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरा स्टेप ऐसा उठाते हैं कि लगता है इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि देख लो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको 2 स्टेप्स की बात बताता हूं। हुआ यह है कि जो विटकाफ साहब, जिन्होंने गजा में डील कराई है, जिनके बारे में बताया गया कि वो पहुंचे इजराइल और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से कहो कि सैटरडे को मुझसे मिले। नेतन्याहू ने कहलवाया कि सैटरडे को तो शबात के चलते मैं मिल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा मैं शबात वगैरह नहीं जानता हूं, सैटरडे को मिलना है। बिल्कुल उसी टाइम पर नेतन्याहू हाजिर हो गए, और नेतन्याहू के हाजिर होते ही उसने कहा कि डील करो, हमास के साथ डील सिग्नेचर करो, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि डील करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपने देखा कि कल तक जो इतना शोर मचा रहे थे, उन्होंने चुपचाप हमास के साथ डील साइन कर दी। ये वही विटकाफ साहब हैं। अब खबर ये आई कि इन विटकाफ साहब को ईरान से बातचीत करने के लिए भेजा जा रहा है। विटकाफ जो हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई हमास के सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन इजराइल के उस तरह से अंधे समर्थक नहीं हैं जिस तरह के अंधे समर्थक अमेरिका से अभी तक इन सारी प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए आते रहे। तो खबर ये आई, एक्जियास ने छापा, फाइनेंशियल टाइम्स में यह खबर ब्रेक हुई थी, उसके बाद दुनिया भर के अखबारों में यह खबर आई कि विटकाफ को ईरान से बातचीत के लिए नियुक्त किया जा रहा है। ट्रंप से सवाल पूछा गया, ट्रंप ने इसका हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद जब पूछा गया कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे,
बाइडेन होते तो कहते हाँ बिल्कुल करेंगे, हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, या फिर कुछ और गोल गोल घुमाते। ट्रंप ने जो जवाब दिया वो बहुत मजेदार है। ट्रंप ने कहा इट वुड बी नाइस टू सॉल्व ईरानियन न्यूक्लियर क्राइसिस विदाउट द अटैक्स फ्रॉम इजराइल। यानी इजराइल के हमले के बिना ईरान की जो न्यूक्लियर क्राइसिस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नाइस होगा, बहुत अच्छा होगा। आप दोनों खबरों को जोड़ लीजिए। एक ऐसे आदमी को ईरान में बातचीत में भेजने का प्लानिंग है जो उस तरह से इजराइल सपोर्टर नहीं है, जिसने बिल्कुल डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर कह लीजिए, जैसा भी कहना चाहें, इजराइल और हमास के बीच में समझौता कराया है। तो जाहिर है वो इजराइल की चिट्ठी लेके नहीं जा रहा, वो इजराइल का सपोर्टर बन के नहीं जा रहा, वो ईरान से दूसरे टर्म्स में बातचीत करेगा। और राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इजराइल के हमले के बिना अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। यानी उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग बहुत साफ साफ है कि इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करने देना है, ऐसी कंडीशंस नहीं बनने देनी है कि इजराइल और ईरान के बीच में कोई जंग शुरू हो ताकि अमेरिका मजबूर हो जाए इजराइल का सपोर्ट करने के लिए। उनकी प्लानिंग बहुत साफ दिखाई दे रही है कि ईरान के साथ बातचीत शुरू किया जाए, इस हाथ लो उस हाथ दो का मामला किया जाए। हो सकता है ईरान से कुछ सैंक्शन हटा लें, हो सकता है ईरान को कहें कि अपना न्यूक्लियर जो पावर है उसको लिमिटेड रखो, हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, इजराइल को हमला नहीं करने देंगे और उसके बदले में कुछ सैंक्शन तुम्हारे खोल देंगे जिससे तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल, तुम्हारी गैस जो है वो दुनिया भर में सप्लाई हो सके। अगर इस तरह का सलूशन होता है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इजराइल की सारी तैयारी यही थी कि ईरान के ऊपर किसी तरह से हमला करे और अमेरिका को मजबूरन उसके पीछे खड़ा होना पड़े और इस तरह से मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम करे। वैसे जो साइकोलॉजिकल वार का मामला है वो बहुत मजेदार है। कल जेरूसलम पोस्ट की खबर थी कि वहां की आर्मी ने डिक्लेयर किया कि अब जंग खत्म हो गई, हम जंग जीत गए, विक्ट्री। क्या विक्ट्री मिली आपको? हिजबुल्लाह के साथ जो जंग हुई उसमें सीज फायर चल रहा है। अब उसमें खेल है, मैंने आपसे कहा था लेबनान पे बात करूंगा तो वो खेल है। इजराइल अब कह रहा है कि हमें 1 महीने का वक्त वहां पे और चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए, 1 महीने बाद हम लौटेंगे। लगातार हम बात इसी कर ही रहे थे कि इजराइल की नीयत लौटने की नहीं लग रही। 26 जनवरी को सीज फायर की जो मियाद है वो ख़त्म हो रही है और वादा यही था कि इस मियाद से पहले इजराइल लौट आएगा, लेकिन अब वो 1 महीने और मांग रहा है। बताया ये जा रहा है कि हो सकता है इसकी इजाज़त उसको मिल जाए, लेकिन ट्रंप इसको लेकर काफ़ी नाराज़ है। अब ये नाराजगी जो है उसको नोट करके रख लीजिएगा नेताओं की, और खासतौर पे ट्रंप जैसे नेता जिनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल, वो इस नाराजगी को कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात होगी। हिजबुल्लाह बहुत साफ कह रहा है, और हिजबुल्लाह ही नहीं, वहां पे जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं वो भी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि इजराइल को लौटना चाहिए। अगर इजराइल नहीं लौटता है तो यह सीज फायर का उल्लंघन होगा। तो आपने क्या जीत हासिल की? हिजबुल्लाह अभी भी वहां पे है, अभी भी खड़ा है। आप कह रहे हैं अगर सीज फायर टाइम से खत्म नहीं करेंगे तो वो लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। हिजबुल्लाह को आप हरा नहीं पाए, ईरान के साथ कुछ नहीं कर पाए आप। आपने ईरान पे बम फेंका, ईरान ने आप पे बम फेंका, वही खेल चलता रहा, हासिल आपको कुछ नहीं हुआ। रहा सवाल हूथी का, तो अमेरिका ने फिर से एक बार हूथी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। देखिए, मलंगों के ऊपर ना कोई असर नहीं पड़ता। तो यमन जो है बिल्कुल हूथी जो है मलंग की तरह है। पहले से ही रोटी की समस्या है, पहले से ही पैसा नहीं है, उस इलाके का इकलौता गरीब मुल्क है, उन्हें ऐशो आराम की आदत नहीं है। सऊदी अरबिया से लंबी लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें आतंकवादी देश घोषित कीजिए, हम अपने हमले जारी रखेंगे। इसके पहले ब्रिटेन और अमेरिका वहां पर जाकर बहुत बमबारी कर चुके हैं, लेकिन यमन को रोकने में कहीं से कामयाब नहीं हुए थे। हूथी ने अपने अटैक्स तभी रोके जब सीज फायर हो गया था। तो आप हूथी को हरा नहीं पाए, आप ईरान को हरा नहीं पाए, आप हिजबुल्लाह को हरा नहीं पाए। हमास को ख़त्म करने का आपका मामला था, आपकी ज़िद थी, हमास को आप ख़त्म कर नहीं पाए। अब आप ही के अखबार कह रहे हैं कि हमास अब भी मजबूत है, हमास का कंट्रोल लगातार बढ़ रहा है गज़ा के अंदर। तो जंग में जीत क्या आपने हासिल की? लेकिन अपने लोगों को बताने के लिए, सुनाने के लिए जो कुछ हुआ है उसको आप जीत की तरह पेश करेंगे। आपकी जीत क्या है? आपकी जीत यह है कि हंसते खेलते शहर को आपने बर्बाद कर दिया। आपकी जीत यह है कि आम शहरियों को आपने मारा। आपकी जीत यह है कि 38,000 बच्चों को आपने यतीम कर दिया, 40-45 हजार लोगों को आपने मार दिया। गजा की जो तस्वीर वीडियो देख रहे हैं आप, ये जंग से पहले की वीडियो है।
और जंग के बाद की तस्वीर आप अब देख पा रहे हैं। तो एक शहर को आपने बर्बाद कर दिया। अगर शहरों को बर्बाद करना, अगर आम शहरियों को मारना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना जीत है, तो निश्चित तौर पे आपको जीत हासिल हुई है। लेकिन आप इनके खिलाफ लड़ रहे थे या हमास के खिलाफ लड़ रहे थे, ये आपको तय करना पड़ेगा। और हकीकत यही है कि ये हमास के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे वहां की आबादी के खिलाफ। ये किसी तरह से भी चाहते हैं कि गजा को खाली करा दिया जाए। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच, उनका ये बयान पढ़ लीजिए, जिसमें ये कहते हैं कि गजा में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों को भूख से तड़पा के मार देना मोरल है, नैतिक है। ये है इनकी मोरालिटी। अगर यही मोरालिटी है तो ठीक है, आपने जीत हासिल कर ली बच्चों को मार के। मर्दों को तो नहीं मार पाए आप। हमास के जो मुजाहिद थे उनको तो आप नहीं मार पाए, वो आज भी मजबूत है। एक और मजेदार स्टेप लिया है ट्रंप ने, जो आगे बढ़ने से पहले बता देना बहुत जरूरी है। पॉम्पियो है, माइक पॉम्पियो, ये एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जब पिछली बार ट्रंप सत्ता में था। एकदम इजराइल के करीबी माने जाते हैं, इतने करीबी माने जाते हैं कि वहां पर जाकर, इजराइल में जाकर आईडीएफ की जो सेना, आईडीएफ के जो लोग हैं उनके साथ बाकायदा डांस कर रहे थे। गजा में बच्चों, औरतों और आम शहरियों के मरने का जश्न मना रहे थे। वो हैं माइक पॉम्पियो। अभी एक आदेश पारित किया है, एक आदेश दिया है ट्रंप में, एक आदेश दिया है ट्रंप ने, जिसमें कई सारे लोगों का सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया है। उसमें से एक माइक पॉम्पियो भी है। यानी इजराइल के एक अंधे समर्थक को समर्थन देने से इंकार कर दिया है ट्रंप ने। अब इसका मानी जो आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप भरपूर इशारे कर रहा है नेतन्याहू को कि ठीक है, पैसों की मजबूरी है, चुनाव की मजबूरी है, हमने तुम्हारे पक्ष में बातें की, तुम्हारे साथ के बहुत सारे लोगों को हमने अपने यहां शामिल भी किया मिनिस्ट्रीज में, लेकिन हम आंख मूंद के तुम्हारा सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ये बात ट्रंप बहुत साफ कह रहे हैं। जिसको भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है वो इस इशारों को, इन इशारों को बेसिकली बहुत कायदे से समझ सकता है। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मोदी जी को तो नहीं ही बुलाया था, साथ में नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया था। और गजा की जो जंग रुकवाई है वो बिल्कुल तलवार की नोक पर, डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर, जिस पर आप कहना चाहें उस पर रुकवाया गया है, जिससे नेतन्याहू कोई ज्यादा खुश नहीं होगा। लेकिन मजबूरी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि मैंने आपको बताया था, मस्क ने जिस तरह से हिटलरी सलाम किया था, जिस तरह से नाजी सलाम किया था, उसके बाद दुनिया भर में आलोचना हो रही थी। आगे आके नेतन्याहू ने कहा कि नहीं नहीं, मस्क साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं है, जानता है कि मस्क से इस समय दुश्मनी लेना बहुत भारी पड़ सकता है। हालांकि मस्क ने इसका कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया और इसके बाद फिर एक होलोकास्ट जोक सुनाया, जो अपने आप में इजराइल के लिए बहुत शॉकिंग था। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जेनिन की तरफ। मैंने आपको बताया कि गजा की जंग रुकना नेतन्याहू की कुर्सी जाने का सबब हो सकता है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वो दूसरे इलाकों में लगातार जंग करता रहे। और सबसे आसान जो उसको लगा वो वेस्ट बैंक लगा। वेस्ट बैंक के जेनिन में जो रिफ्यूजी कैंप है उस पर लगातार वो हमले कर रहा है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। ये जो वीडियो में महिला हैं वो यही बता रही हैं कि हमारा 3 मंजिला घर है, परिवार है, बहू है, हमारी बेटे हैं, बच्चे हैं, नाती हैं, इन सबको लेके हम कहां जाएं। किसी भी तरह से जेनिन में दूसरा गाजा बनाने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू। और लगातार कभी शिनबेट का बयान आता है, कभी किसी का बयान आता है कि वेस्ट बैंक की अब बारी है। अब वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो बहुत पीसफुल रहा है पहले। वहां टेंशन कैसे शुरू हुई, यह खबर बताती है कि स्मोट्रिच जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने जबरदस्ती उस इलाके में सैकड़ों चेकपोस्ट लगवाए। वहां की आर्मी कह रही है कि ये जो चेक पोस्ट लगे हुए हैं, जो लोग पहले से शांत हैं, जो एकदम भी हमास के साथ नहीं हैं, उनको भी हमास की तरफ भेजेगा। कारण क्या है, इन चेक पोस्टों पे लगातार चेकिंग होती है, उनका अपमान होता है, बदतमीजी होती है, मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और जब किसी भी आबादी के साथ आप ऐसा बिहेवियर करेंगे तो उसके अंदर गुस्सा पनपेगा। तो दरअसल इजराइल पहले जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करता है कि गुस्सा पनपे, और फिर जब वहां से एक पत्थर चलता है तो बदले में सैकड़ों हजारों गोलियां चलाता है। ये शैतानी प्रवृत्ति है, ये शैतानी तरबियत है
इजराइल की। यही काम वो लगातार करता रहा है। जिनको 7 अक्टूबर याद है, वो अगर जरा सा पीछे जाके याद करें कि गजा में उसके पहले क्या क्या किया है इजराइल ने, तो उनको समझ में आएगा कि 7 अक्टूबर क्यों हुआ। हालत यह है कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक टीचर हैं जो किंडरगार्टन चलाते हैं, यानी छोटे बच्चों का स्कूल चलाते हैं। वो दिखा रहे थे कि देखो कैसे इस स्कूल में छेद कर करके इसका इस्तेमाल किया गया शेल्टर के लिए। आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं कि कई सारे फलस्तीनियों के साथ ये हुआ कि उनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर कहा गया कि हमें रास्ता बताओ, सब कुछ हुआ, उन्होंने साथ दिया और उसके बाद उनको गोली मार दी गई। अस्पतालों वगैरह के तोड़ने की तो कोई हद ही नहीं है, इतनी कहानियां आप खुद ही जानते हैं। डॉक्टर अबू साफिया, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी खबरें जो आ रही हैं वो भी डराने वाली खबरें हैं। उनको इल्लीगल डिटेंशन में रखा गया है, उनके वकील तक को अभी तक उनसे मिलने नहीं दिया गया है। तो जहां मोरालिटी इतनी कम हो, जहां शैतानियत इतनी ज्यादा हो, वहां आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सीज फायर का ख्याल करेंगे। और यही वजह है कि ना तो लेबनान वाले सीज फायर को वो पूरी तरह से मान रहे हैं और ना ही गजा में सीज फायर को पूरी तरह से मान रहे हैं। गजा साउथ में खबर आई थी कि एक स्नाइपर से स्नाइप करके एक बच्चे को मार दिया गया। ये सारा कुछ अभी चल रहा है, इसलिए सीज फायर से क्या निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। आज कुछ कहना मुश्किल है। उधर सीरिया में अगर देखें तो एक खबर आई है, एचटीएस जो वहां जुलानी की सरकार है, उसने जिसको पुलिस चीफ बनाया था उसको गोली मार दी गई है। सीधी सी बात है कि सीरिया एक बार फिर सिविल वार जैसी कंडीशन में जाता हुआ दिख रहा है। रोज वहां से बुरी खबरें आ रही हैं। इजराइल ने उसका एक हिस्सा कब्जा किया हुआ है। नॉर्थ में पूरा कंट्रोल जो है वो टर्की का है। अमेरिका कंट्रोल कुर्द है वहां पर। जुलानी इन सब के बीच में सिर्फ पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। तो सीरिया लगातार और बर्बाद व तबाह होता जा रहा है, क्योंकि उसने इजराइल और अमेरिका से पैसा लेकर, जो जुलानी और बाकी लोग हैं, इन लोगों ने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। एक और खबर यह आ रही है, शुरू से ये लोग परेशान थे कि गजा में वार के बाद कंट्रोल किसका होगा। इजराइल चाहता है कि किसी का कंट्रोल हो, लेकिन हमास का कंट्रोल ना हो। खबर यह है कि इन्होंने यूएई से बात की है कि आप इसको कंट्रोल करो। अब अगर यूएई कंट्रोल करता है तो वो खामखा सीधे सीधे हमास को अपना दुश्मन बनाएगा। ऐसी बेवकूफ़ी यूएई करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो सिचुएशन यही है कि सारा कुछ वहां पर हमास के कंट्रोल में चल रहा है। कल ये खबर एक जगह से आई थी कि कई सारे गद्दारों को हमास ने मारा है जो इस पूरी जंग के दौरान इजराइल के साथ खड़े थे। सीधी सी बात है कि उनके पास हथियार भी हैं, ताकत भी हैं, ट्रकें भी हैं, गाड़ियां भी हैं और लोगों का सपोर्ट भी उनके साथ है। ऐसे में जबरदस्ती अगर यूएई या किसी और मुल्क को वहां घुसेड़ा जाएगा कंट्रोल करने के लिए, तो उसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या होता है, कैसे होता है, जेनिन वाली लड़ाई कहां तक पहुंचती है, हिजबुल्लाह अगर 26 तक इजराइल वापस नहीं आता है तो क्या करता है, इस पर जो भी अपडेट्स आएंगी मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज एक अपील कर देता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी ये जो मेंबरशिप होती है ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनती है। और भी जिन तरीकों से आप हमारी मदद कर सकते हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। जुड़िए हमारे साथ, ताकत बनिए, ताकि हम बिना किसी का सहारा लिए अपने पैरों पर खड़ा होकर हक के साथ हक की बात कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।